हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के संबंध में क्या है, विचारकों में मतभेद होता है। सामान्यतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो पद्धतियाँ हैं उसको हम दो वर्ग में देख सकते हैं। कोई भी हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके दो ही तरीके हैं, उन पद्धतियों को करते हैं। पहला है आगमनात्मक पद्धति, और आगमनात्मक पद्धति में क्या है, हम लोग जब अपनी शिक्षा को प्रारंभ किए थे तो सबसे पहले तथ्य को दिखाते थे और उसके बाद सिद्धांत का जो है निर्माण होता था। जैसे ये अनार है, अनार का अ, या आम है, आम का आ, इमली से ई। इस तरह से जब हम पढ़ाई अपना शुरू किए थे तो यानी समझ लीजिए कि हमारी जो अध्ययन का जो शुरुआत था ये आगमन पद्धति के अंतर्गत था। यानी कहने का हुआ कि आगमन पद्धति में क्या होता है, पहले तथ्य और उसके बाद सिद्धांत का निर्माण किया जाता था। दूसरा पद्धति था निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत जब हम पढ़ाई करते थे तो पहले सिद्धांत, जैसे पहले हमें अ किस तरह से लिखा जाता था उसके बारे में बताया जाता था, और अ से अमरूद, या आ से क्या हुआ आम, ई का मात्रा को सिखाया गया, ई से इमली। तो पहले सिद्धांत और उसके बाद उसको सिद्ध करने से संबंधित तथ्य को दिखाया गया। तो ये दो पद्धतियों से हम कोई भी जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, इन्हीं दो पद्धतियों से हम ज्ञान प्राप्त किए। इसको और स्पष्ट करने के लिए थोड़ा हम चलें तो हम जैसे मान लीजिए कि आपको आगमन पद्धति की ओर हम चलते हैं। तो पहले आगमन पद्धति में क्या होता है, पहले तथ्य को इकट्ठा करते हैं, फिर उस तथ्यों के आधार पे हम क्या करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो जैसे हम तथ्य को इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें से हम चले बम्बई चले, ये बम्बई का सीन है। तो वहाँ देखे, वहाँ पर बम्बई जब हम गए तो वहाँ पे दिखा कि एक कौवा है, एक पक्षी है जो काले रंग का होता है। ठीक है, बम्बई देखने के बाद जो है हम दूसरी शहर की ओर गए तो जम्मू कश्मीर चले गए। जम्मू कश्मीर जब हम गए, ये डल झील है वहाँ का, तो वहाँ पर भी देखे कि क्या है, ये पक्षी जो कौवा होता है वह कैसा है, काला है। फिर अगले शहर में हम अगर गए तो अगले शहर में आप देख लीजिए कहाँ चले गए, नागालैंड चले गए, पूर्वोत्तर राज्य में, और वहाँ जब देखे तो वहाँ भी दिखा कि कौवा जो है ये काले रंग का होता है। इसके बाद हम थोड़ा अन्य क्षेत्र और गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले गए, वहाँ जब भी देखे तो हमें कौवा दिखा, और वो भी कैसा दिखा, तो काला दिखा। इसके बाद हम थोड़ा तमिलनाडु की तरफ चले गए, वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ भी ये उड़ता हुआ जो पक्षी दिखा वो कौवा था, और कौवा कैसा होता है, काला होता है। तो अब ये तथ्य हमारे पास इकट्ठा हो गया और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में कौवा काला होता है। उसी तरह से अगर निगमन पद्धति में जब हम अध्ययन किए थे तो निगमन पद्धति में हमें पहले क्या बता देता था, भारत में कौवा काला होता है, फिर उसको हम उल्टा अगर हम चलें तो सिद्ध करने के लिए। तो यही है हमारे कोई किसी भी ज्ञान का, हम चाहे राजनीति विज्ञान पढ़ें या अन्य विषय पढ़ें, कोई भी हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसके ये मात्र दो माध्यम है, एक आगमनात्मक पद्धति है और दूसरा जो है निगमनात्मक पद्धति है। तो हम अब मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया कि आगमनात्मक पद्धति क्या है, निगमनात्मक पद्धति क्या है। आइए राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि तथ्यों का संग्रह कर लिया जाता है, संग्रहित तथ्यों की तुलना की जाती है, जैसे कि हमने उस पक्षी का लेकर किया, तब निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इस तरह से इसमें विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति का जो प्रयोग जो अरस्तु ने किया था, राज्यों को विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर जो है 158 देशों के राज्यों के संविधान का अध्ययन करके एक तथ्य निकाला था, एक निष्कर्ष निकाला था कि राज्यों के सर्वोत्तम स्वरूप क्या होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि आगमनात्मक पद्धति जो है का प्रयोग अरस्तु के अतिरिक्त मैकियावेली, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, सर हेनरी मैन आदि विद्वानों ने भी अपने दर्शन में जो है इस पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद आगमन पद्धति की में जो है चार पद्धतियां आ जाते हैं, प्रयोगात्मक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति में क्या होता है, किसी चीज़ का अध्ययन जब हम राजनीति विज्ञान का करते हैं प्रयोग पर बल देते हैं, इसमें परीक्षण पर बल देते हैं, इसमें ऐतिहासिक तथ्यों पर बल देते हैं, और
तुलना करके हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो तुलनात्मक पद्धति कहलाता है। और आगे हम देखें निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है। निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हमारा क्या होता है कि इसमें इस पद्धति में कुछ सिद्धांतों या निष्कर्षों को स्वयं सिद्ध मान लिया जाता है और इसके बाद जो है उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क इकट्ठा किए जाते हैं, तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में इस तरह की बात जो है जो किया था, इस तरह के अध्ययन को किया था। इसके अलावा जो है प्लेटो के अतिरिक्त थॉमस एक्विनास ने, बोधा ने, हॉब्स ने, काम्टे ने, हीगेल आदि विद्वानों ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। और इस तरह से इस पद्धति में चूँकि दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे दार्शनिक पद्धति भी हम कहते हैं। इसके अलावा जब हम आते हैं कि एक कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक और पद्धतियां हैं जो सामान्यतः उसे सादृश्य पद्धतियां कहते हैं। सादृश्य यानी नाम से ही है कि किसी से तुलना करना, समान मान लेना, तो सादृश्य पद्धति कहलाता है। यह पद्धति उपर्युक्त दोनों पद्धति से भिन्न है। इसमें तुलनात्मकता को विशेष महत्व दिया जाता है। राज्य को किसी संस्था या वस्तु के समान मान लिया जाता है और उससे जो है फिर हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए जो है हम देखें जैव वैज्ञानिक पद्धति में राज्य को जीवधारी मानकर जो है अर्थात उसका यानी राज्य का जो है अध्ययन हम करते हैं। और उसी तरह से सादृश्य पद्धति में भी 4 पद्धतियां आते हैं, जैसे समाजशास्त्री पद्धति हैं, जीव वैज्ञानिक पद्धति हैं, न्यायशास्त्री पद्धति हैं, मनोवैज्ञानिक पद्धति हैं। इस तरह से हम देखें कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में बहुत सारे पद्धतियां हैं। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत कई पद्धतियां हैं। निगमनात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति कहलाता है, सादृश्य पद्धति। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसका जो है वर्गीकरण किया है। फिर भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो है हम समय के साथ साथ जब बदलते चल रहा है, कालक्रम के अनुसार लंबे अंतराल के बाद जो है इसको हम 2 भाग में देखते हैं। पहला है परंपरागत पद्धति। परंपरागत पद्धति वो है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जिन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व, उसे परंपरागत पद्धति कहे। और उसके बाद जो नवीन राजनीति विज्ञान में जो नवीन क्रांतियां आई और नए नए शोध किए जाने लगे, वैज्ञानिकता पर बल दिया जाने लगा, उसको हम आधुनिक या व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति कहते हैं। इस तरह से हम 2 पद्धतियां हैं। परंपरागत पद्धतियों के अंतर्गत बहुत सारी पद्धतियां आती हैं। दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, सादृश्य पद्धति, जीवशास्त्री पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, न्यायशास्त्री पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, आर्थिक पद्धति आदि ऐसे बहुत सारे इसके अंतर्गत है। अब नाम से ही स्पष्ट है कि दार्शनिक पद्धति में दार्शनिक पहलुओं की प्रधानता रही होगी, उस पर बल देते हुए अपने तथ्य को जो है सिद्ध करने की कोशिश किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति में ऐतिहासिक तथ्यों को जो है लेकर जो है व्याख्या किया जाता है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम करते हैं। तुलनात्मक पद्धति में तुलना पर अधिक बल दिया जाता है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति में परीक्षण पर, अन्वेषण पर जो है निरीक्षण पर बल दिया जाता है। प्रयोगात्मक पद्धति में पहले प्रयोग तौर पे करते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए वीवीपैट जो है का प्रयोग जो है सबसे पहले 7 जो है संसदीय क्षेत्रों में किया गया था। फिर वह जो है सफल रहा तो उसका प्रयोग जो है चुनाव में जो है जो हर एक लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग करने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक पद्धति में मानवीय मनोवैज्ञानिक दशा को अध्ययन पर बल दिया जाता है। सादृश्य पद्धति में जो है सादृश्य समान माना जाता है। जीवशास्त्री पद्धति के अंतर्गत जीव से राज्य की तुलना करते हैं। समाजशास्त्री पद्धति में समाज का अध्ययन करने से उससे जोड़ते हैं राज्य को। न्यायशास्त्री में विधि पर बल देता है। सांख्यिकी पद्धति में सांख्यिकी विश्लेषण पे बल देता है। आर्थिक पद्धति जैसे कार्ल मार्क्स साहब ने कहा है कि उसने आर्थिक पहलुओं पर बल दिया है। तो उसी तरह से जिस तरह से कि परंपरागत पद्धतियां बहुत सारी हैं, उसी तरह से आधुनिक या व्यवहारवादी पद्धतियां के अंतर्गत भी बहुत सारे पद्धतियां आते हैं। जैसे सर्वेक्षणात्मक पद्धति है, केस स्टडी है, किसी घटना का अध्ययन किया जाता है, प्रश्नावली बना के अध्ययन करते हैं। सामाजिक
पद्धति है, समाजशास्त्र, समाज मिति पद्धतियां हैं, साक्षात्कार पद्धतियां हैं, जनमत एकत्रीकरण प्रणाली, इस तरह से बहुत सारे इसके अंतर्गत भी जो है पद्धतियां आती हैं। कुछ का हम यहाँ पे आधुनिक पद्धतियों का हम यहाँ चर्चा कर लें कि आधुनिक पद्धति का शुरुआत, जैसे हम पहले बताए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में जो एक परिवर्तन आया, राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, लॉसवेल, कैटलिन आदि विद्वानों ने जो प्रयास किया, वहाँ से जो है आधुनिक पद्धति का श्रीगणेश हुआ। इसमें सांख्यिकी का, कंप्यूटर का, चार्ट का जो है प्रयोग पे बल दिया और कोशिश करके जो है जो संस्था के या व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। तो इस तरह से जो एक क्रांति आई राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के क्षेत्र में, तो वहाँ से आधुनिक पद्धति का जन्म हुआ। उसमें से व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति जो है वह किसी संस्था के दर्शन इतिहास का वर्णन न करते हुए उनके राजनीतिक व्यवहार का पर अध्ययन पर बल दिया जाने लगा और किसी भी राजनीतिक घटना के परीक्षण पर बल दिया जाने लगा, अनुभवी जन्य देने लगा, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देने लगा। इनका अध्ययन का जो शुरुआत था, इसका डेविड स्टर्न ने जो है जो व्यवहारवादी क्रांति को सबसे आगे बढ़ाया और इनका मूल ये था कि हम राजनीति विज्ञान का भी अन्य भौतिक विज्ञान की तरह इस तरह से अध्ययन करें ताकि जो है जिस तरह से भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी की जाती है, वो प्राकृतिक विज्ञान में भविष्यवाणी की जाती है, उसी तरह से राजनीतिक विज्ञान में भी भविष्यवाणी की जाए। साथ साथ इसका अध्ययन जो तथ्य हम इकट्ठा करते हैं, तथ्य अपनी कहानी स्वयं बताए, यानी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर ये लोग बल देने लगा। तो इसे व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति भी इसके अंतर्गत आता है। इन्हीं को वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत में कई उप पद्धतियाँ आते हैं, जैसे सर्वेक्षण पद्धति इसने जो है, दूसरा है केस प्रणाली है जिसकी चर्चा, प्रश्नावली पद्धति है, साक्षात्कार पद्धतियाँ हैं, जनमत एकत्रित, ये सारी पद्धतियाँ जो हैं वो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके राजनीति विज्ञान के एक उचित परिणाम निकालने पर बल दिया जाता है। इसके अलावा जो है सांख्यिकी पद्धति हैं और इसके आगे हम देखते हैं इन आधुनिक पद्धति के अंतर्गत समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियां हैं और समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों में समाज के सामाजिक संगठन पर के अध्ययन पर बल दिया जाता है। सामाजिक दशा, सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन करके हम राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण है जिसको आमंड और मार्टन ने आदि ने जो है इसकी विश्लेषण किया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए हमें संस्था की जगह उनकी संरचना को और उनके कार्यों पर के अध्ययन पर बल देंगे तो हम सही निष्कर्ष पर चलेंगे। विनिश्चय निर्माण दृष्टिकोण भी है, ये नीति निर्माण की प्रक्रिया पर बल देते हैं कि अगर हम नीति निर्माता को समझ लेंगे तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसी तरह से डेविड स्टर्न ने जो है पद्धति सिद्धांत दिया है, इनपुट आउटपुट मॉडल देकर बताया कि कोई भी व्यवस्था क्यों बनी रह सकती है और क्यों नष्ट हो जाती है। अर्थात जब पर्यावरण के अनुकूल कोई व्यवस्था अपने आप को ढालने में सफल रहती है तभी तक वह व्यवस्था बनी रह सकती है, अन्यथा वह व्यवस्था नष्ट हो जाती है और उसकी जगह जो है नई व्यवस्था का निर्माण होता है। इस तरह से डेविड स्टर्न ने व्यवस्था सिद्धांत का वर्णन किया है। निष्कर्ष में अगर हम पहुंचते हैं तो हम निष्कर्ष में यही कहेंगे कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की बहुत सारी पद्धतियां हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया है, वर्गीकरण किया है, लेकिन अंततः हम जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन को हम दो भाग में बांटते हैं, परंपरागत अध्ययन पद्धति। परंपरागत अध्ययन पद्धति के विद्वान जो हैं वो इतिहास पे, कल्पना पे आदि का सहारा लेकर एक आदर्श की स्थापना पर बल देता है। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण जो है राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान की तरह परिवेक्षण करके, वर्गीकरण करके, आंकड़े इकट्ठा करके एक जो है वैज्ञानिक जो है लाना चाहता है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत इसमें निरूपित करने के पर बल देता है। और निष्कर्ष में हम यह कहेंगे कि इनमें से कौन सी अध्ययन पद्धतियां सर्वोत्तम है तो यह कहना बहुत ही मुश्किल है। समय और परिस्थिति के अनुसार जब जैसा चाहे तो हमें जो है सभी पद्धतियों का अध्ययन करना चाहिए और एक दूसरे की कमी को दूर करते हुए हम राजनीति विज्ञान का जो है अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। परंपरागत और आधुनिक अध्ययन पद्धति दोनों में समयोचित जो है समन्वय बनाकर जो है अगर हम अध्ययन करेंगे तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन सफल होगा और हम अच्छी तरह से राजनीति विज्ञान को समझ सकते हैं।